नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सेशन में। इतिहास के इस सेक्शन में जहां हम एमपीपीएससी और यूपीएससी की मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसी दौर में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कुषाण वंश का। कुषाण वंश से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले भी पता है। क्योंकि इसके पहले जो भी टॉपिक रहे हैं उन्हीं टॉपिक से संबंधित हमारा कुषाण वंश का पूरा की पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। कुषाण वंश की कहानी ये होती है कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ से, शक वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे और पल्लव वंश हम जब पढ़ रहे थे, जहाँ मैंने आपको बैक्ट्रिया और पार्थिया, उसके पहले जहाँ पे ये सीरदरिया और उसके पहले जहाँ चाइना से जो जातियाँ आ रही थी, ये लगभग कुषाण वंश भी वहीं से आपका संबंधित है। कहानी क्या है, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताना चाहूँगा कि जब लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चाइना के उस क्षेत्र में जहाँ पे लगभग कुछ प्रजातियाँ अपने आप को उस क्षेत्र से बाहर लेके आ रही थी, सारी प्रजातियों में उथल पुथल मचा हुआ था और अपने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए ये जातियाँ उस क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जा रही थी और वहाँ की जातियों को हरा के वो किसी तीसरे क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही थी। आप सभी को पता होगा कि इसके पहले हमने देखा कि शक लोग कहाँ से आए थे, चाइना से आए थे। शक लोगों के साथ साथ जो येउची जाति के लोगों ने शकों पे आक्रमण किया था वो लोग भी चाइना से थे, और उसके पहले जो उन पे हूणों ने आक्रमण किया था वो लोग भी कहाँ से थे, वो भी चाइना से ही थे। तो दूसरी शताब्दी में मध्य एशिया में जो लड़ाकू जातियाँ थी, जिनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, चीनी ग्रंथों से मिलती है, उनमें प्रमुख रूप से तीन प्रजातियाँ थी जो कि आगे चल के हमारे भारत में क्या करती हैं, आक्रमण भी करती हैं और हमारे यहाँ पे क्या करती हैं, शासन भी करती हैं। तो वो जो तीन प्रमुख जातियाँ हैं आपकी, जिसमें से एक होती है आपकी हियंगनु, एक होती है आपकी वुसुनी और तीसरी जाति होती है आपकी कौन सी, येउची। ठीक है, एक होती है आपकी कौन सी जाति, हियंगनु। यही जाति जो होती है हूण कहलाती है, जिसे मैंने आपको हूण के रूप में बताया था। चीनी स्रोतों में जो इनका हमें नाम मिलता है वो मिलता है हमें हियंगनु। हियंगनु एक जाति होती है जो हूण कहलाती है। एक जाति होती है आपकी कौन सी, वुसुन ई, जिसे आगे चल के हमने क्या कहा था, शक कहा था। ये जाति थी वुसुन ई, जो जाति थी ये एक शक जाति थी। ये चीनी स्रोतों में इनके जो नाम मिलते हैं। तीसरी जाति जो होती है वो होती है युइची। इसे और भी नाम दिया जाता है, जैसे इसमें इसके जो नाम दिए गए हैं और भी जो इसके अतिरिक्त हमें जो नाम मिलते हैं, जिसमें से एक है तुखारी, एक है तुचारियन और एक तुरुस्क। ये भी इसी जाति के नाम हैं, युइची के। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई स्टैंडर्ड बुक अगर हम प्रेफर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उनमें कई बार ये ऐसे नाम हमको देखने को मिलते हैं। फिर हमारे सामने सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। तो हमें सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए चलना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, तो ये जो युइची जाति थी, इसे ही आगे चल के हमारे भारतीय स्रोतों में क्या कहा गया है, इसे कुषाण कहा गया है। क्या कहा गया है, कुषाण। मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपको वो हर एक चीज़ समझ में आए। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया में क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी जातियां थी जिनके बीच में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी उस क्षेत्र को जीतने के लिए। उन क्षेत्रों में जो प्रमुख रूप से हमें जो जातियां मिलती हैं, जिनका हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वो चीनी स्रोतों में मिलता है, जिसमें से एक थी आपकी हियंगनु हूण जाति, एक थी वुसुन सई, जिसे हमने आगे चल के शक कहा, और एक थी युइची, जिसे तुखारी, तुचारियन या तुरुस्क भी कहते हैं हम, तो जिसे भारतीय स्रोतों में हम क्या कहते हैं, कुषाण कहते हैं। तो ये इनकी जानकारी जो कि हमें आपको कई किताबों में भी देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब चीनी ग्रंथों से हमें ज्ञात ये होता है कि जिस समय युइची जाति, आप 165 लगभग ईसा की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक जाति थी युइची,
ये जाति 165 ईसी पूर्व में जब चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र के तकला मकान वाले क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, उसी समय इनके पड़ोसी जाति कोड ने, हियांगनू जाति ने इन पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो ये लोगों को तकला मकान यानी कि तिब्बत वाला क्षेत्र छोड़ के ये लोग कहाँ आ जाते हैं, सीर नदी के पास में आ जाते हैं। सीर नदी पे उस समय कौन लोग शासन कर रहे होते हैं, शक लोग शासन कर रहे होते हैं। तो यऊची लोग उस सीर नदी घाटी पे आक्रमण करने के बाद शक लोगों को वहाँ से खदेड़ देते हैं और उस पूरे क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना कर लेते हैं। परंतु यऊची लोग इसी क्षेत्र में रुक नहीं जाते, यऊची लोग इसी क्षेत्र में रुक नहीं जाते। वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो जहाँ शक जा रहे होते हैं उन्हीं के पीछे पीछे वो लोग बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में भी पहुँच जाते हैं। बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में पहुँच के वहाँ से शकों को भी भगा देते हैं और वहाँ पे यऊची जाति फिर से अपना क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, एक कॉन्सेप्ट आपको ये देखने को मिलता है कि लघु कुषाण और एक आता है महान कुषाण या लघु यऊची या महान यऊची, ऐसे दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए आप। जिस समय सीर नदी में, सीर नदी जहाँ पे कौन लोग थे, शक लोग थे, सीर नदी में कौन लोग थे, शक लोग थे। जिस समय यऊची वाले लोग इन पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के दौरान जब इस वाले क्षेत्र को ये लोग जीत लेते हैं तो यऊची के काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं आक्रमण करने के लिए, परंतु 100% लोग पूरे की पूरे यहाँ नहीं आ जाते। कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, कुछ लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे यऊची जाति के लोग जो तिब्बत वाले क्षेत्र में ही रह गए वो कहलाते हैं आपके क्या, लघु यऊची या लघु कुषाण। और जो लोग कहाँ आ गए, आपके पश्चिम वाले क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र से बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में आ गए और जो लोगों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, ये सारे लोग आपको कौन से कहलाएंगे, महान यऊची कहलाते हैं या महान यऊची कहलाते हैं या महान कुषाण कहलाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि, है ना। फिर यऊची लोगों ने आगे बढ़कर, यऊची लोग जैसे ही यहाँ से सीर दरिया से निकलते जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर इन्होंने क्या किया, बैक्ट्रिया वाले प्रदेश पे अपना अधिकार जमाया। बैक्ट्रिया के बाद इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया। अफगानिस्तान क्षेत्र के बाद इन्होंने काबुल, काबुल के बाद इन्होंने गंधार वाले क्षेत्र में, और गंधार के बाद धीरे धीरे करके ये लोग कहाँ पे पहुँच गए, भारत वाले क्षेत्र में पहुँच गए। इसी समय क्या हुआ था, जब ये लोग भारत में आक्रमण कर रहे थे, मतलब भारत में आक्रमण करने के पहले आप ये मान के चलिए कि जिस समय यऊची या कुषाण लोगों ने भारत में आक्रमण नहीं किया था उस समय ये लोग कहाँ पे थे, बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। इस समय जब ये लोग यहाँ पे थे तो यऊची लोग अपनी 5 शाखाओं में बढ़ गए थे। और 5 शाखाओं में बंटने का इनका कारण ये होता है क्योंकि जिस क्षेत्र में, बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में ये लोग आते हैं उस समय उसके पहले वहाँ पे शक लोग रहे हैं, शकों के पहले यूनानी लोग रहे हैं। तो इन लोगों को वहाँ पे एक प्रकार से मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये मिश्रित संस्कृति को देखने के कारण उसकी काफ़ी कुछ चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं। इसी कारण से जो हम इनकी प्रजाति होती है वो 5 भागों में बढ़ जाती है। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि अगर हम समाज में किसी दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो जो संस्कृति हमारी है वो तो हमें पता है, परंतु जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो नई जगह में वहाँ जो हमें अच्छी संस्कृति लगती है, जो अच्छी चीज़ें हमें लगती हैं, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें किसने किया था, यऊची जाति के लोगों ने किए थे। जिस समय ये बैक्ट्रिया अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आ गए, यहाँ पर आने के बाद ये लोग 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिनमें से एक शाखा इनकी होती है कुआंग मी। कुआंग मी इनकी 5 शाखाओं में से एक शाखा होती है क्या, कुआंग मी। कुआंग मी और भी होती हैं, उनके चाइना वाले नाम है, वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ कि उनके नाम थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। नाम है उनके हियुंग मी, कुआंग मी, कुएई चुआंग, ही थुन और तुन मी। ऐसे चाइनीज़ नाम है इनके, है ना, ये याद नहीं होते हैं पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो ये कुआंग मी जो जाति होती है, इनकी 5 शाखाओं में से एक जाति होती है। समय अंतराल के बाद जब ये लोग भारत में आने लगते हैं तो कुआंग मी जाति के लोग क्या करते हैं, इन्हीं सारी 5 की 5 शाखाओं को, जो बढ़ जाती है एक समय, इन्हीं 5 की 5 शाखाओं को क्या करती है, एकत्रित करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करती है। और यही कुआंग मी जाति के लोग, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, यऊची या महान यऊची या महान कुषाण के नाम से जानते हैं, ये यही कुआंग मी जाति के लोग हैं जिसे भारतीय स्रोतों में कुषाण वंश के नाम से जाना गया है।
फिर अंततः कुषाणों ने क्या किया कि धीरे धीरे करके ये सिंधु के जो भी निचले प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में आगे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और जो गंगा मैदानी क्षेत्र था, गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र था, उसके भी अधिकतर भागों में इन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। कुल मिला के अगर हम बात ये कहें कि कुषाणों का उस समय जो साम्राज्य विस्तार हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, अमू दरिया जो ऑक्सस नदी है वहाँ से लेके आपके जो गंगा नदी के जो मैदान होते हैं वहाँ पे, और मध्य एशिया के खुरातोर से लेके आपका यूपी के अंदर जो वाराणसी क्षेत्र पड़ता है उस वाराणसी क्षेत्र तक इनका पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया था। आप यूँ कह सकते हैं कि जितना आज आपका मध्य भारत वाला क्षेत्र है, आप ऊपर से देखें अफगानिस्तान से अमू दरिया वाले क्षेत्र से लेके आज का जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, इस वाले पूरे क्षेत्र में इनका क्या हो गया था, साम्राज्य का विस्तार हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कुआंग मी जाति के जो लोग थे, इनने पांचों की पांचों शाखाओं को एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। कौन व्यक्ति था वो जिसने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, तो ये सवाल आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा एक व्यक्ति है जिसे कुषाण साम्राज्य की भारत में स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने जो अपना शासनकाल चलाया वो चलाया 15 ईस्वी से लेके 64 ईस्वी तक इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया, और उस व्यक्ति का नाम था कुजुल कदफिसेस। कुजुल कदफिसेस, इसे कहीं कहीं कुजुल कदफिसेस प्रथम के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जिस समय कुषाण साम्राज्य भारत में आया तो उस समय कुषाण वंश की स्थापना, मतलब आपसे सीधा अगर कोई सवाल पूछे कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तो कुषाण वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कुजुल कदफिसेस था, जिसने भारत में जो अपना शासन किया वो लगभग 15 ईस्वी से लेके 64 ईस्वी तक इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। और इसी व्यक्ति को जो 5 इनकी शाखाएं टूट जाती हैं, इन्हीं पांचों की पांचों शाखाओं को एकत्रित करके कुषाण वंश की स्थापना करने का श्रेय भी दिया जाता है। इस व्यक्ति की खास बातें क्या थी कि ये व्यक्ति थोड़ा सा व्यापारिक कैटेगरी का व्यक्ति था। जैसे आज हमारे यहाँ क्या होते हैं, बनिया लोग होते हैं जिनको व्यापार करने की अच्छी खासी टेक्निक पता होती है, तो कुजुल कदफिसेस ने अपने व्यापार क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, उसे फैलाने के लिए, उसे प्रसिद्ध करने के लिए इसने क्या किया, रोमन लिपि में, रोमन टेक्निक में, रोमन लिपि के अंदर आप कह सकते हो, या रोमन उसकी जो संस्कृति होती है, रोमन संस्कृति के सिक्के चलाए। रोमन संस्कृति वाले इसने क्या चलाए, सिक्के चलाए, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरोई कहते हैं, ओरेई कहते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रोमन सभ्यता से एक ओरेई नाम के जो सिक्के आते हैं उन सिक्कों को अपने क्षेत्र में भी चलाया। और क्या किया, इन सिक्कों की, जो आप पूछोगे कि इन सिक्कों की धातु क्या होगी, तो इसने जो सिक्के चलाए वो सिक्के चलाए थे तांबे के सिक्के। याद रखिएगा, ये जो ओरेई सिक्के थे ये थे तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक है। ये जितने भी सिक्के इन्होंने चलाए हैं, इतने तांबे के सिक्के चलाए। कुजूल के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उन सिक्कों को देखने में 2 चीज़ें नई बातें सामने आती हैं। इसके सिक्के में, अधिकतर सिक्कों में एक तरफ, जैसे अगर हमारा सिक्का ये हो गया तो सिक्का का एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो सिक्के के एक तरफ इसमें हमें किसका नाम दिखता है, कुजूल का नाम मिलता है। किसका, कुजुल कदफिसेस का नाम मिलता है। और ये जो होता है खरोष्टी लिपि में होता है। याद रखिएगा कि सिक्के इसके जो प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में कुजुल कदफिसेस का जो नाम मिला है वो मिला है हमें किसमें, खरोष्टी लिपि में। और उसी सिक्के के एक और हमें किसका नाम मिलता है, हर्मियस का नाम मिलता है। हर्मियस कौन है, यूनानी शासक है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हर्मियस का जो लिपि होती है, जिस लिपि में इसका नाम मिलता है वो होती है कौन सी, यूनानी लिपि में हमें क्या मिलता है, इसके हर्मियस का नाम मिलता है। अब जब हमें सिक्के इसके ऐसे प्राप्त हो रहे हैं तो इन सिक्कों को देखने से हमें ऐसा समझ में आता है कि ये व्यक्ति या तो पहले हर्मियस के साम्राज्य में रहा होगा, या तो उसके अधीनस्थ रहा होगा, या तो उसका मित्र रहा होगा। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हर्मियस का संबंध कुजुल कदफिसेस से जरूर रहा होगा, तभी तो उसके सिक्कों में हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है ना, अदरवाइज़ हमें ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिलती। परंतु कुछ समय बाद एक ऐसा समय भी आता है कि इन सिक्कों की फिर तादाद में, जो फिर बाद के समय में जो सिक्के हमें प्राप्त हुए, तो फिर उन सिक्कों में मात्र और मात्र किसका नाम मिलने लगा, कुजुल कदफिसेस का नाम मिलने लगा। फिर हर्मियस का नाम वहाँ से पूर्ण रूप से लुप्त कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि
कुजूल कदफिसेस ने लगभग सोने के सिक्के नहीं चलाए। एक बात याद रखना कि कुषाण वंश का जो प्रथम संस्थापक रहा है, मतलब पहला शासक जो रहा है कुजूल कदफिसेस, इस इंसान ने सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं। और जितने भी सिक्के इन्होंने चलाए हैं वो सारे के सारे ताम्र सिक्के चलाए हैं, मतलब तांबे के सिक्के चलाए हैं। और सारे के सारे सिक्कों में हमें रोमन लिपि का और रोमन सभ्यताओं का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस व्यक्ति ने ओरई नामक के सिक्के चलाए। और ओरई सिक्के कहाँ के सिक्के थे? रोमन सिक्कों की नकल थी एक प्रकार की। जो रोम में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों को ओरई कहा जाता था, और उसी की नकल करके कुजूल कदफिसेस ने अपने साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य में क्या चलाया था? सिक्के चलाया था। और वो सिक्के कैसे थे? तांबे के सिक्के थे। तो इस आधार पे हम ये बातें कहते हैं कि संभवतः कुजूल कदफिसेस ने अपने साम्राज्य में सोने के सिक्के तो नहीं चलाए थे। साथ ही साथ इसके सिक्के में थोड़ा सा हमें बौद्ध धर्म की भी कुछ संस्कृति देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी साक्ष्य में हमें ऐसा चीज़ प्रमाण मिलता है कि हाँ यार, इसके सिक्कों में कुछ तो बौद्ध धर्म की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तभी तो हम खरोष्टी लिपि की बात कर रहे हैं, यूनानी लिपि की बात कर रहे हैं। तो इन जो कुजूल के जो हमें सिक्के मिले हैं उन सिक्कों में थोड़ा सा आपको बौद्ध सभ्यता का और बौद्ध धर्म का भी आपको थोड़ा सा उसमें उल्लेख या उसका प्रभाव देखने को मिला है। साथ ही साथ कुजूल ने कुछ उपाधियां धारण की, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है। तो कुजूल ने जो उपाधियां धारण की थी उसमें से एक तो आपकी महंत थी, एक थी आपकी महाराजाधिराज। ये कुछ उपाधि इसने क्या की थी? धारण की थी। साथ ही साथ इसने दो उपाधि और धारण की थी, दो उपाधि, जिसमें से एक है धर्माथिडा, जिसमें से एक है आपकी क्या? धर्माथिडा, और एक है आपकी सचा धर्माथिडा। ये दोनों उपाधि जो हैं, एक है जिसमें धर्माथिडा और एक है आपकी सचा धर्माथिडा। इस प्रकार से लगभग इसने चार पांच उपाधियां धारण की थी। महंत, महाराजाधिराज, और एक उपाधि और लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसने पहले महाराज की उपाधि भी धारण की थी, महाराज। तो महाराज, महंत और एक कौन सी हो गई आपकी? महाराजाधिराज। ये तीन उपाधि ये हो गई। और दो उपाधि इसने जो धारण किया था, जिसमें से एक थी आपकी धर्माथिडा, दूसरी उपाधि थी आपकी सचा धर्माथिडा। तो ऐसी 5 उपाधियां कुजूल कदफिसेस ने अपने लिए धारण की। इसके बाद कुजूल कदफिसेस के बाद जब कुजूल कदफिसेस बुजुर्ग हो जाता है तो इसका बेटा, जिसका नाम होता है वीम कदफिसेस, इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है क्या? वीम कदफिसेस। इसे कदफिसेस द्वितीय भी कहते थे, कदफिसेस द्वितीय, जिसका इसने शासन जो किया है वो किया है इसने 64 तक किया है। तो 64 से लेके इसने कहाँ तक किया है? 78 ईस्वा तक इसने क्या किया है? शासन किया है। तो जब आपका कुजूल बुजुर्ग हो जाता है, बुजुर्ग होने के साथ साथ अभी जीवित है, मरा नहीं है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसी का पुत्र, जिसका नाम होता है वीम कदफिसेस या कदफिसेस द्वितीय। इन दो नाम से आप उसको जान सकते हो। जिसने जो शासन किया है वो किया है 64 ईसा से लेकर लगभग 78 ईसा तक। ऐसा माना जाता है कि जब कुजूल शासक था, जब कुजूल राजा था, तो उस समय ये जो प्रांतीय शासक होते हैं ना, उस रूप में इसका पुत्र काम कर रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुजूल के समय में भी वीम कदफिसेस ने भी शासन किया है, मतलब दोनों ने मिलजुल कर एक साथ शासन किया है। परंतु कुछ समय बाद जब कुजूल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर ये स्वतंत्र रूप से अपने शासन का विस्तार करके अपने आप को स्वयं एक राजा बना लेता है। वीम ने बहुत अच्छे काम किए, मतलब इसके अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल अगर आप पढ़ेंगे जब भी, तो इसका काम थोड़ा कुजूल से बेहतर था। क्यों? क्योंकि इसने पूरे पंजाब, कश्मीर वाला क्षेत्र जो हो गया आपका, सिंध वाला क्षेत्र जो हो गया आपका, इन पूरे क्षेत्रों में, साथ ही साथ जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ तक इसने अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार करके, अपने पूरे साम्राज्य की स्थापना करके संपूर्ण उस क्षेत्र का अपने आप को राजा बना लिया। वीम को लेके कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके बीच में काफ़ी कुछ मतभेद माने जाते हैं। जो वीम है, सेकंड वीम, इसको लेके कुछ मतभेद माने जाते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है आपके स्टैन कोनोव और एक व्यक्ति हैं स्मिथ। ये दो विद्वान हुए। इन दोनों विद्वानों ने विम को लेके कुछ तर्क दिए। इनका कहना ये था कि जो विम है इसने शक संवत की स्थापना की।
विम है, इसने क्या किया है, शक संबंध की स्थापना की। अभी आएगा शक संबंध आएगा, जैसे जैसे आएगा हर एक चीज़ अपन क्लियर करते जाएंगे। बस अभी आप ये समझ के रखिए कि स्टैनकोनोव और स्मिथ ने इसको लेके एक बातें कही कि इन्होंने ये कहा कि इसने विम ने क्या किया था, जो शक संबंध है उसकी स्थापना की, परंतु इसके साम्राज्य काल में जो हमें सिक्के प्राप्त होते हैं उन सिक्कों में हमें कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई तिथियां हमें नहीं मिलती हैं। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि शक संबंध वाली बात जो स्टैनकोनोव ने बताई और स्मिथ ने बताई, इसका कोई औचित्य नहीं मान सकते। परंतु जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपने इन टॉपिकों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है और कितना डीपली पढ़ा है। जब कभी भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आप उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं, आप उसमें किए गए तर्क वितर्क के बारे में लिखते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें को लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है कि विम कदफिसेस को लेके या कदफिसेस द्वितीय को लेके स्मिथ ने और स्टैनकोनोव ने एक मत वाली बात कही है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो विम कदफिसेस है ये शक संबंध का संस्थापक रहा है। परंतु इसकी हम इन बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जिस समय हमें इनके सिक्के मिले उन सिक्कों में शक संबंध से रिलेटेड कोई भी हमें तारीखें नहीं मिली या कोई भी तिथियां नहीं मिली। तो ये बातों को मानने के लिए हम थोड़ा सा बाध्य नहीं होते हैं। सामान्यतः शक संबंध की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो कनिष्क को दिया जाता है। मैक्सिमम और अधिकतर विद्वान ये शक संबंध की स्थापना का जो श्रेय देते हैं कनिष्क को देते हैं कि शक संबंध की स्थापना कनिष्क ने किया है। अब बात ये आती है कि इसके शासनकाल में जो सिक्के चले उनकी धातु क्या थी। आपने कई फैक्चुअल किताबों में पढ़ा होगा कि मुद्राएं जारी करने का श्रेय हम किनको देते हैं, हिंदी यूनानियों को देते हैं, परंतु सोने की मुद्राएं जारी करने का श्रेय हम कुषाणों को देते हैं। तो ये वो विम कदफिसेस वही व्यक्ति है जिसने सर्वाधिक मात्रा में सोने की मुद्राओं को जारी किया था। हमेशा याद रखना कि कुषाण वंश के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा शासक था जिसने ये किया था, तो कदफिसेस द्वितीय या आपका विम कदफिसेस ये वो व्यक्ति था जिसने अपने राज्यकाल में पूरे की पूरे सोने के सिक्के जारी किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने के सिक्के ही चलते थे, ताम्र सिक्के भी थे उस समय, क्योंकि उसके पहले भी तांबे के सिक्के चल रहे थे। तो इसके शासनकाल में दो प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम सिक्के हमें मिलते हैं सोने के सिक्के और साथ ही साथ उसमें तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। दोनों की दोनों सिक्कों में द्विभाषा मिलती है, एक तो खरोष्टी लिपि भी मिलती है, साथ ही साथ आपको उसमें यूनानी लिपि का वर्णन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके सिक्कों में जैसे कि हमने पहले के सिक्कों में देखी कि उसमें राजा के चित्र बने हुए थे, परंतु विम कदफिसेस के सिक्कों में आपको देखने को मिलेगा कि इसके सिक्के में शिव, भगवान शिव हो गया, उनका जो वाहन है नंदी हो गया या त्रिशूल हो गया, ऐसी कुछ आकृति हमें कदफिसेस द्वितीय के सिक्कों में देखने को मिलती है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कदफिसेस जो रहा होगा, कदफिसेस द्वितीय जो रहा होगा, ये क्या था, परम शिव भक्त था। और इसी आधार पे इसने एक हमें उल्लेख भी मिलता है कि इसने महेश्वरा नाम की उपाधि भी धारण की थी। महेश्वरा नाम की एक उपाधि भी धारण की थी, और ये उपाधि ये शिव भक्त होने के कारण करता है, शिव भक्त होने के कारण करता है। साथ ही साथ ये महेश्वरा इसके कुछ सिक्कों में भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ सिक्कों में भी क्या मिलता है, महेश्वरा लिखा हुआ है, जो कि इसके पास एक उपाधि थी शिव भक्त होने के कारण। इसके बाद विम कदफिसेस के बाद जो व्यक्ति शासन करने के लिए आएगा वो व्यक्ति होगा कनिष्क, और यही वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कनिष्क का, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, आप एमपीपीएससी का या ओवरऑल स्टेट के पीएससी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कनिष्क से रिलेटेड या उसके साम्राज्य से रिलेटेड या उसके द्वारा चलाई गई पॉलिसी से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जवाब जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में, और कनिष्क का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि उसके राज्यकाल में बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हम कनिष्क को।
कनिष्क। कनिष्क के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देखने को मिलती है। दरअसल मैक्सिमम विद्वान, जो अधिकतर इतिहासकार और विद्वान हैं, कनिष्क के लगभग जो सामंत के जो लोग रहे होंगे, कनिष्क या कनिष्क से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति रहे होंगे, उन सभी शासकों को ये लोग कदफिसेस के बाद का शासक मानते हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। और कनिष्क का भारतीय साम्राज्य में आप देखेंगे कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है कौन? कनिष्क। और भारतीय इतिहास में से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है, भारतीय इतिहास में इस व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा इसके बीच में मतभेद बनता है कि क्या ये व्यक्ति कदफिसेस के पुत्र था या फिर कदफिसेस का प्रांतीय शासक रहा होगा या फिर क्या रहा होगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ इसका कदफिसेस के साथ क्या संबंध था, इसको लेके भी कोई विचार स्पष्ट नहीं है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कनिष्क कदफिसेस का पुत्र है, किसका? विम कदफिसेस का पुत्र है, परंतु कहीं कहीं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। इसलिए ये बात से मैं बिल्कुल बचना चाहूँगा कि मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो कनिष्क और कदफिसेस के बीच में जो संबंध था उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। बस हम ये जान सकते हैं कि कदफिसेस के बाद जो व्यक्ति शासन करने के लिए आता है वो व्यक्ति होता है कौन? कनिष्क होता है। और कनिष्क को भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। अब एक विवादित चीज़ और है कि कनिष्क ने किस समय शासन किया, इसमें आज भी हमारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद दिया गया है। बहुत सारे विद्वानों ने कनिष्क को लेकर बड़ी बड़ी अलग अलग बातें कही हुई हैं, और कुछ कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि कनिष्क तो शक संवत के पहले का व्यक्ति रहा है, कुछ अलग अलग टाइप की बातें मानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में जो उन्होंने कहा है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने कनिष्क को लेकर क्या बातें कही हैं, और यही सारी बातें आपको क्या करना है, अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है। तो कनिष्क से रिलेटेड जो बातें कही गई हैं उसमें से दो विद्वान हैं, जिसमें से एक विद्वान का नाम है फ्लीट और एक का नाम है कैनेडी। एक का नाम है फ्लीट और एक का नाम है कैनेडी। ये दो व्यक्ति हुए, फ्लीट और कैनेडी। फ्लीट और कैनेडी। फ्लीट और कैनेडी ने कनिष्क को लेकर जो टिप्पणी की है वो बड़ी रोचक टिप्पणी की है, और इसी टिप्पणी का आगे चल के आपको खंडन देखने को भी मिलता है, क्योंकि ये दोनों विद्वान ने कनिष्क को क्या माना है कि कनिष्क जो व्यक्ति है वो प्रथम इसी शताब्दी का शासक रहा है। क्यों ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि कदफिसेस जो व्यक्ति हुआ है, कनिष्क कदफिसेस से पहले का शासक है, और जो शक संवत बनाया गया है वो कनिष्क के द्वारा ही बनाया गया है। लगभग 58 ईसा पूर्व में कनिष्क का शासन ये लोग मानते हैं, और 57 ईसा पूर्व में शक संवत की स्थापना हुई है। तो इस हिसाब से ये लोग मानते हैं कि कदफिसेस के पहले ही कनिष्क ने अपना शासन किया है, और जो 57 ईसा पूर्व में शक संवत की स्थापना हुई है उसे स्थापित करने का श्रेय भी ये लोग किसे देते हैं? कनिष्क को देते हैं। ये दो विद्वान बस मानते हैं, फ्लीट और कैनेडी। परंतु इन्हीं की बातों का खंडन करने के लिए दो विद्वान और मिले। एक का नाम है जिसमें से टॉमस, एक का नाम है टॉमस और एक का नाम है मार्शल। ये दो व्यक्ति और हुए। इन दोनों व्यक्ति ने जो फ्लीट और कैनेडी द्वारा जो बातें कही गई, इन बातों को पूर्ण रूप से खंडित किया। ये लोग नहीं मानते हैं कि कनिष्क कदफिसेस के पहले का शासक था और इसने शक संवत की स्थापना की थी। ये बात फ्लीट और टॉमस और मार्शल बिल्कुल नहीं मानते। टॉमस के साथ साथ स्टैनकोनो और स्मिथ ने भी एक टिप्पणी की हुई है। इन लोगों का कहना ये हुआ है कि कनिष्क जो व्यक्ति था इसका शासन रहा होगा। टॉमस ने एक बात और कही, टॉमस के साथ साथ किसने? स्टैनकोनो और एक व्यक्ति जिसका नाम हुआ ये मार्शल, ये दो तो है ही, और साथ ही साथ स्मिथ। ये चारों विद्वान ने एक बात और कही। इन्होंने ये कहा कि कनिष्क का जो शासनकाल था वो लगभग 120 ईसा से लेके या 144 ईसा में प्रारंभ हुआ है। इन्हीं में से कोई 120 बोलता है, कोई बोलता है 144 ईसा में प्रारंभ हुआ है। क्यों ऐसा क्यों मान रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि जो सुई विहार से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कनिष्क के राज्यकाल में सिंधु नदी का जो निचला वाला क्षेत्र था वो किसके अधिकार में था? कनिष्क के अधिकार में था। ये सुई विहार से प्राप्त अभिलेख से हम पता कर पाते हैं, और उसी हिसाब से ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको। परंतु एक यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? विवादित चीज़ें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि
जो जूनागढ़ का अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जूनागढ़ का अभिलेख प्राप्त होता है, जिसका राजा कौन होता है? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख प्राप्त होता है, इसमें एक स्पष्ट चीज़ लिखी हुई है कि 130 ईसा से लेके 150 ईसा तक किसने शासन किया है? रुद्रदामन ने शासन किया है। और जूनागढ़ के अभिलेख में सिंधु नदी घाटी का जो सबसे नीचे का जो निचला हिस्सा है वो रुद्रदामन के राज्य क्षेत्र में दिखाया गया है। अब आप स्वयं सोचिए कि एक साइड तो ये विद्वान बोल रहे हैं कि इस वाले क्षेत्र में कनिष्क का राज्य रहा होगा, और एक साइड हम ये बोल रहे हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में हमें ये पता चल रहा है कि रुद्रदामन का शासन रहा होगा। जब ये दोनों बातें आपस में मिल रही हैं तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये इसी के साथ का रहा होगा या सामंत रहा होगा? क्योंकि एक क्षेत्र में कभी भी दो राजा एक साथ राज्य नहीं कर सकते, ये बात आप भी समझते होंगे। तो इस हिसाब से ये माना जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क जो रहा होगा वो रुद्रदामन के या तो पहले रहा होगा या तो उसके शासनकाल के बाद का रहा होगा, उसके साथ का तो नहीं रहा होगा। ये बात तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। परंतु वो मत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इतिहास में जिसे सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है वो ये है जिसे राखालदास बनर्जी ने कहा। टॉमस ने भी इस चीज़ को बाद में चल के माना, राखालदास बनर्जी ने तो माना ही माना, ठीक है। इन व्यक्तियों ने ये बात कहा, रैप्सन हो गया, इन्होंने ये बात कहा कि कनिष्क का जो शासनकाल रहा है वो राज्य गद्दी पे जब बैठा है तब उस समय का जो टाइम पीरियड था वो 78 ईसा पूर्व रहा होगा। मतलब 78 ईसा पूर्व में कौन मानता है? राखालदास बनर्जी, RDB राखालदास बनर्जी ने ये बात बताया कि कनिष्क ने जो शासन किया है वो किया है लगभग 78 ईसा में इसने राज्य गद्दी पे बैठा है। और 78 ईसा में ही शक संवत की स्थापना मानी जाती है। शक संवत जो था, शक संवत की स्थापना 78 ईसा में ही मानी गई है। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि कनिष्क जिस समय राजगद्दी पे बैठने के हमें प्रमाण मिल रहे हैं उसी समय शक संवत की स्थापना हुई है, ये भी हमें प्रमाण मिल रहा है। इस हिसाब से अधिकतर विद्वान जो कि ये मानते हैं कि शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कनिष्क द्वारा की गई है। इस हिसाब से शक संवत की जो टाइम पीरियड डेट लाइन निकाली जाती है वो निकाली जाती है 78 ईसा पूर्व की। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि कनिष्क अब हमारा क्या हो गया? उस पूरे साम्राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के बाद कनिष्क क्या क्या करता है ये चीज़ हमारे लिए जानना जरूरी है। और राज्यकाल में वो अपने लिए कौन कौन सी ऐसी नई नई चीज़ें लेके आएगा हमारे सामने, वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा। और इसका राज्यकाल कब से कब तक रहता है ये भी हमें जानना है। तो 78 ईसा से लेके ये जो होता है 101 ईसा तक पूरा अपना शासन करता है। कनिष्क का जो शासन होता है वो 78 ईसा से लेके 101 ईसा तक शासन करता है। अगर हम इसके राज्य विस्तार की बात करें तो कनिष्क के राजा बनने के बाद, कनिष्क ने राजा बनने के बाद अपनी दो राजधानियां बनाई, दो राजधानी बनाई, जिसमें से एक राजधानी जिसे आज आप पेशावर के नाम से जानते हैं, उस समय उसे पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। तो पेशावर लिख लीजिए आप, जिसमें से एक राजधानी उसकी क्या थी? पेशावर थी। और एक राजधानी उसकी क्या थी? मथुरा थी। ये उसके शासनकाल में दो राजधानियाँ हुआ थी। एक तो पेशावर जिसे आज आप पेशावर के नाम से जानते हैं, और उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था? पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। और एक तो होगी आपकी कौन सी? मथुरा। ये दो राजधानी उस समय होती थी। साथ ही साथ कनिष्क ने, संभवतः हम ऐसा मानते हैं कि पूरा की पूरा गंधार प्रदेश हो गया, पूरा पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, सातवी वाला क्षेत्र हो गया, पटना वाला क्षेत्र हो गया, और ये भी मान के चलिए कि जो गंगा घाटी से लगे हुए जितने भी मैदानी इलाके थे, गंगा घाटी का जो पूरा क्षेत्र रहा होगा, उस पूरे क्षेत्र में कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके साथ साथ चीनी और तिब्बती जो बौद्ध स्रोत हमें हासिल हुए हैं, उन स्रोतों में कनिष्क के बारे में कुछ रोचक जानकारी मिलती है। उन स्रोतों में ये कहा गया है कि कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण करने के दौरान जब इसने उन क्षेत्रों को जीता तो वहाँ से एक प्रसिद्ध दार्शनिक व्यक्ति थे जिनका नाम था अश्वघोष। उस व्यक्ति को ये अपने साम्राज्य में ले आते हैं। तो ये सवाल कई दफ़ा आपसे पूछा जाता है कि अश्वघोष जो था वो कौन था? पहली बात तो एक दार्शनिक व्यक्ति था, साथ ही साथ दूसरी बात ये क्या हुई कि ये कनिष्क के राजदरबार में था। और ये कहाँ से लेके आया गया था? जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र और साकेत में आक्रमण किया था, तब वहाँ से कनिष्क ने इस दार्शनिक अश्वघोष को वहाँ से लेके आया था।
इसके साथ साथ कनिष्क के राजदरबार में नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक भी इसके राजदरबार में होते थे। मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कनिष्क के राजदरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े चिकित्सक, जिनके बारे में ऑलरेडी उनका खुद का एक किस्सा है, उनका खुद का एक इतिहास है, ऐसे लोग भी कनिष्क के राजदरबार में होते थे, जिसमें से नागार्जुन, चरक और अश्वघोष प्रमुख थे। ऐसा माना जाता है कि कनिष्क जो था वो देवी उत्पत्ति पे विश्वास रखता था, देवी उत्पत्ति पे विश्वास रखता था। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जैसे चाइना में वहाँ के जो सम्राट थे वो एक उपाधि धारण करते थे जिसे वो स्वर्गपुत्र के नाम से कहते थे, स्वर्गपुत्र। तो वो स्वर्ग की उत्पत्ति पे अपना विश्वास रखते थे, इसलिए वहाँ के जो भी सम्राट हुए हैं वो स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे। उसी आधार पर कनिष्क देवी की जो उत्पत्ति होती है उसमें विश्वास रखता था। इसी आधार पे ये हमें माना जाता है और ये हमें प्रमाण भी मिलते हैं कि इसने देवी पुत्र की एक उपाधि धारण की थी, देवी पुत्र की एक उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ इसके सिक्कों में हमें इसकी एक नुकीली टोपी वाली फ़ोटो भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें इसने एक नुकीली टोपी पहने हुए है। अब देखिए, एक रोचक जानकारी और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि कनिष्क ने अपने जीवन काल में चाइना वाले क्षेत्र में भी विजय हासिल की है। देखिए, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कहीं कहीं तो आपको मिसकॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। सीधे सीधे कई किताबों में ये दिया गया हुआ है कि कनिष्क ने पूरे चाइना को विजिट कर लिया था। ये बात दरअसल गलत बात है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये क्योंकि जिस समय कनिष्क भारत में अपना राज्य कर रहा था, उसी समय पश्चिम वाले क्षेत्र में, जो चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति चाइना सम्राट था जिसे जनरल पांचाओ के नाम से जाना गया इतिहास में। वो व्यक्ति का उस समय सम्राट, वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। अब कनिष्क का साम्राज्य यहाँ पे है, उसके साइड में लगा हुआ इसका साम्राज्य किसका है? पांचाओं का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कनिष्क को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए थोड़ी सी असमंजस तो जरूर पैदा हुई होगी, क्योंकि वो भी तो आक्रमण करने के लिए आ ही रहा है। तो कनिष्क ने अपने एक राजदूत को चीनी सम्राट के पास पहुँचाया। जब उसका राजदूत चीनी सम्राट के पास जाता है तो जनरल पांचाओ इसे अपना अपमान समझकर उस राजदूत को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। आपने रामायण में देखा होगा कि रामायण में जब हनुमान जी रावण के दरबार में आते हैं तो राजदूत बन के आते हैं, तो रावण एक आदेश देता है कि इसे क्या बना लिया जाए? बंदी बना लिया जाए। परंतु उसके मंत्री लोग क्या बोलते हैं कि महाराज, राजदूतों को बंदी बनाने की कोई नीति नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि हम राजदूतों को क्या बना लें? बंदी बना लें। तो ये चीज़ें आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही हुई आ रही हैं। तो चीनी सम्राट ने इसी चीज़ का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, और जो राजदूत कनिष्क के राजदरबार से पांचाओं के दरबार में गया था उसे ये लोग क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। जब ये बंदी बना लिया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि कनिष्क का युद्ध करना जरूरी हो गया। तो कनिष्क ने इस पांचाओं के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, परंतु शुरुआत में कनिष्क को सफलता नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में कनिष्क को सफलता नहीं मिलती है। जनरल पांचाओ से कनिष्क हार जाता है, परंतु जब कनिष्क हारने के बाद वहाँ से भाग के आ जाता है, जब पांचाओं का बेटा वहाँ का राजा बनता है, तब कनिष्क पुनः वहाँ पे आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीतता है। फिर उस वाले क्षेत्र में कनिष्क अपने आप को राजा घोषित करता है। तो यहाँ से एक बात यहाँ हमें ये स्पष्ट हो रही है कि अपने लंबे शासनकाल के दौरान में कनिष्क ने क्या किया था? शुरुआत में एक चीनी आक्रमण का एक असफल क्या किया था? नेतृत्व किया था, परंतु बाद में उसने उसी आक्रमण को दोबारा से क्या किया? जीत लिया। कनिष्क को पूरे इतिहास में मुख्यतः दो बातों के लिए याद किया जाता है, मुख्यतः दो बातों के लिए याद किया जाता है। एक बात जिसमें से ये है कि कनिष्क ने 78 ईसा में क्या किया था? शक संवत की स्थापना की थी, और ये 78 ईसा पूर्व से ही हम ये मानते हैं कि कनिष्क का राज्य शासन चालू किया होगा। और ये वही शक संवत है जिसे आज भारत सरकार क्या करती है? कैलेंडर के रूप में आज आपके सामने वही शक संवत को पेश किया जाता है। तो कनिष्क की एक बात तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कनिष्क शक संवत का संस्थापक था, जिसका टाइम पीरियड आपका 78 ईसा पूर्व था। इसके साथ परंपराओं के अनुसार और ऐसा माना जाता है कि एक बौद्ध सन्यासी जिसका नाम पासपा था,
उसकी उसके सजेशन में क्या करते हैं कनिष्क, या उसके अनुरोध में कनिष्क क्या करते हैं, कुंडलवन जो कि आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर के समीप है, वहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। और इसमें जो अश्वघोष के गुरु होते हैं वसुमित्र, उनको इसमें अध्यक्षता का मौका मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कनिष्क के जीवन से जुड़ी दूसरी बात क्या है कि कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के समीप है, जिसमें अश्वघोष के गुरु वसुमित्र की अध्यक्षता में ये क्या करते हैं, चौथी बौद्ध संगीति को क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। और किसके अनुरोध में करते हैं, ये एक बौद्ध सन्यासी पासपा है जिसके अनुरोध में ये क्या करते हैं, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करते हैं। अब जब ये बौद्ध संगीति का आयोजन कर रहे हैं तो एक बात तो हमें यहाँ से ये स्पष्ट हो रही है कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। और ये चौथी संगीति वही बौद्ध संगीति है जिसमें बौद्ध धर्म क्या होता है, हीनयान और महायान के दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी तो मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों की एक कंप्लीट टॉपिक बना के मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता है, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट जाता है, जिसमें से एक होता है आपका हीनयान और दूसरा होता है आपका कौन सा, महायान। अब ये तो हुई कनिष्क के शासन की बात, कनिष्क की कुछ शौर्य गाथाओं की बात और कनिष्क की कुछ तारीफ़ें हुई। अब यहाँ से कनिष्क के अंत की बात भी हम जान लेते हैं कि कनिष्क का अंत कैसा होता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कनिष्क का जो अंत है बड़ा ही निर्मम तरीके से किया गया। क्यों किया गया, एक तो कनिष्क के अंत की संपूर्ण जानकारी नहीं है, परंतु जो जानकारी सर्वथा हमें मान्यता देती है या सर्वथा जो मान्य है वो जानकारी मैं आपको शेयर करूँगा कि कनिष्क के अंत की एक मुख्य बात जो हमारे सामने आई है। दरअसल कनिष्क जो था, इसे ये माना जाता है कि कनिष्क ने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया, परंतु कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कनिष्क ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। ऐसे अलग अलग विद्वान मानते हैं। कनिष्क के अपने जीवन की सबसे रोचक बात ये थी कि वो युद्ध प्रेमी व्यक्ति था। जब देखो तब युद्ध करते रहता था, और इसी युद्ध करने की शैली के कारण उसके जो जीवन के साथी लोग थे या उसके जो रिश्तेदार थे या उसके जो सेनापति लोग थे, वो इससे काफ़ी कुछ परेशान हो गए। एक मौका देखते हुए ही जिस समय क्या हुआ, कनिष्क बीमार पड़ा हुआ था, अपने रूम में पड़ा हुआ था, अपने कमरे में पड़ा हुआ था, तो उसी समय क्या होता है कि यही लोग उसे क्या करते हैं, एक चादर ढांक के दबा दुबू के उसे क्या कर देते हैं, मार देते हैं, पीट पीट कर मार देते हैं। तो कनिष्क की मौत इस प्रकार से होती है। परंतु कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि कनिष्क अपनी चीज़ों में ये बताते हैं कि उन्होंने भारत के उत्तरी वाले क्षेत्र को नहीं जीत पाया, जहाँ पे वो चाइना वाला क्षेत्र था ना, जो मैं आपको बता रहा था पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो शुरुआत में वो लोग नहीं जीत पाए। परंतु ये ऐसा मानते हैं कि वो इसलिए नहीं जीत पाए कि उस क्षेत्र में जो लोकल वहाँ के राजा थे उन्होंने कनिष्क का साथ नहीं दिया। जब दूसरी बार कनिष्क उस क्षेत्र को जीतने के लिए गए तो उन्हीं लोकल राजाओं के द्वारा इसे मार दिया गया। ऐसी कई प्रकार की बातें आपको कनिष्क के अंत को देखने के लिए मिलेगी, परंतु फिर भी आपको एक बात लिख दीजिएगा, क्योंकि सारी बातें किसी न किसी किताब में दी हुई है तो कहीं ना कहीं ये मान्य जरूर हो जाती हैं। अब जब कनिष्क का अंत हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल हमारे सामने ये होगा कि कनिष्क के बाद अब कौन, कनिष्क के बाद अब राजा कौन बनेगा। तो कनिष्क के दो पुत्र हुए, एक का नाम था वासिष्क और एक का नाम था होविस्क। दोनों का टाइम पीरियड आप ध्यान रखना कि 102 ईसा से लेके 106 ईसा तक वासिष्क और एक व्यक्ति होता है होविस्क। ये दोनों होते हैं कनिष्क के क्या होते हैं, ये पुत्र होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कनिष्क के पुत्र होते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति ही आगे चल के शासन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कनिष्क अपने राज्यकाल में राजा थे तो उस समय जो वासिष्क था ये मथुरा वाले क्षेत्र में शासक बन के क्या करते थे, शासन करते थे। मतलब कनिष्क के साथ भी वासिष्क ने क्या किया हुआ है, शासन किया हुआ है, वो भी किस क्षेत्र में, मथुरा वाले क्षेत्र में। साथ ही साथ वासिष्क से संबंधित एक जानकारी हमें ये भी मिलती है कि वासिष्क से संबंधित हमें 2 अभिलेख मिले हैं सांची में, और उन्हीं दोनों अभिलेखों में वासिष्क के बारे में राजा का नाम लिखा गया है कि वासिष्क एक समय राजा भी था। तो इस आधार से हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क के बाद जो राजा बना था वो कौन बना था, वासिष्क बना था। इसके साथ होविस्क से संबंधित एक जानकारी और हमें ये मिलती है, होविस्क ने जो शासन किया है वो किया है 119 ईसा से लेके 138 ईसा तक। किसने किया हुआ है, होविस्क ने शासन किया हुआ है। होविस्क शासन कैसे करता था ये चीज़ समझ लीजिए। जब कनिष्क अनुपस्थित होते थे
तो ये व्यक्ति प्रतिनिधि के तौर में वहाँ पे क्या करते थे, शासन करते थे। इस हिसाब से ये लोग शासन करने लगे। फिर कुछ समय बाद इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य भी चलाया, परंतु आपको पता है कि 130 से लेके 150 ईसा के बीच में कन्फर्म जानकारी है कि रुद्रदामन ने क्या किया था, शासन किया था। तो रुद्रदामन की भारत में विजय के कारण से हुविस्क के शासन को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। तो याद रखिएगा कि क्षति पहुंचाने वाला जो पहला व्यक्ति होता है वो कौन होता है, इनको रुद्रदामन ही होता है। कि हुविस्क के शासनकाल में रुद्रदामन क्या करता है, इस कुषाण वंश को कुछ तो कुछ क्षति पहुंचाता है, क्योंकि 119 से लेकर 138 के बीच में हुविस्क शासन कर रहा है, जबकि 130 से लेकर 150 के बीच में कौन है, रुद्रदामन है। तो वो रुद्रदामन शक्तिशाली व्यक्ति है। तो रुद्रदामन क्या करेगा, इस पूरे इसके साम्राज्य को कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुँचा देता है। कहीं कहीं आपको ये जिक्र देखने को मिलता है कि कुछ लोग कनिष्क को कनिष्क द्वितीय के साथ क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। कनिष्क द्वितीय एक अलग व्यक्ति है, कनिष्क अलग है। कनिष्क प्रथम और कनिष्क द्वितीय दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, क्योंकि कनिष्क द्वितीय जो था वो कनिष्क द्वितीय वासिष्क का पुत्र था। इसकी भी एक बहुत रोचक कहानी, इसको ध्यान रखिएगा आप। जो वासिष्क होता है, वासिष्क का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है क्या, कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय को याद रखना। ये कनिष्क द्वितीय भी क्या करता है, इस हुविस्क के बाद जब हुविस्क की मृत्यु हो जाती है तो ये बनता है कौन, राजा बनता है। और ये राजा भी ये 119 में ही बन जाता है, ये 119 ईसा में ही क्या बन जाता है, ये राजा बनता है। 119 में ही राजा बनने की कगार में पहुंच जाता है, क्योंकि 119 से 138 तक तो कौन करता है, हुविस्क करता है, और उस समय ये भी बड़ा हो जाता है। तो 119 ईसा से ही इसके राज्य वाले मतलब प्रांतीय शासक के रूप में इसे स्थापित कर दिया जाता है। और हुविस्क के बाद कनिष्क द्वितीय क्या करता है, शासन करता है। तो कनिष्क और कनिष्क द्वितीय दोनों को अलग अलग रखना है आपको, दोनों को मैच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कनिष्क द्वितीय वासिष्क का पुत्र था और कनिष्क का पुत्र नहीं था ये, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता कि कनिष्क प्रथम के बाद कनिष्क द्वितीय, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कनिष्क के दो पुत्र हुए, वासिष्क और हुविस्क। वासिष्क का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय से संबंधित एक जानकारी और ये मिलती है कि कनिष्क ने अपने लिए सीजर नाम की उपाधि धारण किया था। तो ये कई बार आपको यूपीएससी में कूट के रूप में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि सीजर एक उपाधि थी जिसे किसने, भारत में कनिष्क द्वितीय ने धारण किया था, ना कि कनिष्क ने। कनिष्क द्वितीय ने, जो कि वासिष्क का पुत्र था। इसके बाद संभवतः ऐसा माना जाता है कि कुषाण वंश का जो अंतिम शासक होता है, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, जो अंतिम शासक होता है वो होता है वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम इस कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है। साथ ही साथ वासुदेव से संबंधित ये जानकारी है कि वासुदेव के समय में जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, उन सिक्कों पर भी क्या मिला हुआ है, शिव मतलब भगवान शिव की मूर्ति मिली हुई है। उसी सिक्के में चित्र मिला हुआ है, त्रिशूल मिला हुआ है, उनका वाहन जो नंदी है उसके बारे में भी चित्र बने हुए हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वासुदेव जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ये बहुत बड़ा शिव भक्त था। और इसने जो वासुदेव जो नाम रखा है, इसके लिए वासुदेव नाम के लिए भी दो चीज़ें सामने आती हैं। एक चीज़ तो हम ये मानते हैं कि शिव भक्त था, इस कारण से हमें ये चीज़ देखने को मिली कि इसके सिक्के में भगवान शिव और उनके चीज़ें को देखने को मिली। साथ ही साथ इसने जो वासुदेव नाम रखा, ये भारत में आ जाने के बाद इसने भारतीय नाम के हिसाब से अपना नाम वासुदेव रखा। परंतु कुछ कुछ इतिहासकार इसे भगवान कृष्ण का भी उपासक मानते थे और उन्हीं के नाम पे इसने जो नाम रखा था वो वासुदेव नाम रखा था, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। इसी हिसाब से वासुदेव ने जो नाम रखा, भगवान कृष्ण के आधार पर ही इसने अपना नाम रखा, ऐसा कुछ कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। तो ये तो जानकारी हुई आपकी टोटल कुषाण वंश की, कुषाण साम्राज्य की। कुषाण साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन राजा हुए, किसने क्या किया, किसने क्या उपाधि धारण की, ये तो जानकारी हुई। अब यहाँ से वासुदेव की बात, क्योंकि मैंने वासुदेव को अंतिम शासक कहा है, मतलब ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इसके बाद से कुषाण वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कुषाण वंश का अंत किसने किया और कैसे हो गया। दरअसल कई किताबों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कुषाण वंश का अंत किया है समुद्रगुप्त ने किया है, या गुप्त साम्राज्य के शासकों ने किया है। मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूँ कि कोई भी किताब आप उठा के देखेंगे, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में या गुप्त साम्राज्य के बारे में सीधा सीधा कहा गया है कि जब गुप्त साम्राज्य यहाँ आते हैं तो वो लगभग तीसरी सदी के अंत में या चौथी सदी में यहाँ भारत आते हैं, जबकि कुषाण वंश का अंत तो 225 ईस्वी में हो जाता है, मतलब तीसरी सदी की शुरुआत में ही हो जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य द्वारा कुषाण वंश का क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। हम ये नहीं कहते कि कंप्लीट रूप से इन्होंने किया होगा, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, परंतु पूर्ण रूप से गुप्तों ने भी कुषाण का क्या अंत नहीं किया है। तो जो जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये जानकारी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दरअसल कहानी ऐसी होती है कुषाण वंश को लेके
कि कनिष्क जो होता है वो एक बहुत प्रसिद्ध राजा होता है, एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है और उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी कि अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था, परंतु उसने जो साम्राज्य बनाया वो एक स्थायी और ठोस साम्राज्य की स्थापना करके नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने इस साम्राज्य को चलाने में वो उतने समर्थ साबित नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। तो इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो लोकल बॉडी के जो नेता होते थे, जैसे आज हमारे यहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे नेता होते हैं, ऐसे उस समय छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे, जिनके नाम आपको ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ उस समय कनिष्क का जो अंत्य किया गया है उसमें एक तरफ हिस्सा तो था, एक तरफ जो भागीदारी थी वहाँ के छोटे छोटे लोकल राजाओं की भी भागीदारी मानी जाती है। तो कनिष्क जिस समय अपने साम्राज्य का उन्होंने विस्तार करके गए, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, जब उनका जो उत्तराधिकारी आए, उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को चला नहीं पाए, ठीक है, असमर्थ साबित हुए। इसी समय क्या हो रहा था, भारत के पश्चिमी ओर में एक शीशान साम्राज्य की क्या हो रही थी, स्थापना हो रही थी, जिसका जो राजा होता है वो आद्रसिर होता है। तो आद्रसिर जिसने 225 ईस्वी से लेके 240 ईस्वी तक क्या किया है, भारत में राज्य किया है। तो इसी दौरान कुषाण साम्राज्य की क्या कर देता है, ये अंत कर देता है, कुषाण साम्राज्य का पतन कर देता है। तो ये जो व्यक्ति होता है कौन, आद्रसिर जो व्यक्ति होता है, यही वो व्यक्ति है जिसने कुषाणों को क्या किया था, सिरहिंद के मार्ग आकर इनने कुषाण साम्राज्य का पतन कर दिया था। उत्तर से करते हुए ये पूरे मध्य क्षेत्र तक आया और इसने पूरे के पूरे कुषाणों का क्या किया था, अंत किया था। तो ये बात तो कहीं से कहीं तक साबित नहीं होती कि कुषाणों का अंत गुप्त साम्राज्य ने किया, ये बात कहीं से कहीं तक साबित नहीं होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कनिष्क ने क्या किया था, जितने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु उसने इस साम्राज्य में एक ठोस और एक स्थायित्व नहीं दे पाया, क्योंकि इसके जितने भी बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उन लोगों ने इस साम्राज्य को चला नहीं पाया, इस साम्राज्य को चलाने में वो असमर्थ हुए। जब पश्चिम में शीशान साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और ये लोग यहाँ पे आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर रहे थे, तो कुषाणों को बखूबी ये चीज़ पता थी कि हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से जब आद्रसिर यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, इस 225 ईस्वी के दौरान ही इसने कुषाण साम्राज्य का क्या कर दिया, अंत कर दिया। और यहाँ से भारतीय इतिहास में कुषाण साम्राज्य क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और यहाँ से आपको गुप्त साम्राज्य देखने को मिलेगा। अब इसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, परंतु गुप्त साम्राज्य पढ़ाने के पहले इसके बीच में एक संगम काल भी आता है। उस संगम काल में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और जो एक दो छोटे छोटे वंश रह गए हैं वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप तब तक के लिए इन सारी चीज़ों को बखूबी अच्छे से पढ़ें, अच्छे तरीके से इनके नोट्स बनाएं। अगर कोई डाउट्स अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पहुंचा सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपको भी सारी जानकारी मिले और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।